हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 6। इससे पहले इस कहानी के 5 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, दादी और अवनी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी दादी हैरान होते हुए बोलती हैं, कब की उसने शादी, आने दे उसे, टांग तोड़ती हूँ उसकी, 6 फुट से 5 फुट बनाती हूँ उसे। अभी 15 दिन पहले तो फ़ोन पर बात हुई थी, मगर तब तो कह रहा था कि दादी अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है, और अब चुपके चुपके से शादी भी करके बैठा हुआ है। अब देखते हैं आगे। तो दादी ने अभी कहा ही था कि अवनी, तुम्हें कैसे पता कि नील ने शादी कर ली है? तभी अवनी ने थोड़ा सा सुबकते हुए अपनी नम आंखों से कहा, दादी जब मैं फार्म हाउस पर गई थी ना, तो वो एक लड़की से वहाँ पर बातें कर रहा था। दादी ने कहा, बात ही तो कर रहा था ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि उसने शादी कर ली है। तो अवनी ने अभी सुबकते हुए कहा कि दादी, शादी नहीं की होगी तो कोई बात नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड होगी। गर्लफ्रेंड का नाम सुनकर दादी को थोड़ी सी हंसी आ गई। तो गर्लफ्रेंड और नील की, वो भी तो मजाक कर रही है ना, वो भी बुढ़िया दादी से। तो अवनी ने कहा कि दादी मैं सच कह रही हूँ, वो नील के बहुत ही पास में खड़ी थी। पास तो गर्लफ्रेंड या फिर बीवी ही खड़ी होती है ना, हो ना हो नील किसी के साथ रिलेशन में ज़रूर है। तो दादी ने अभी अवनी की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से कहा, बेटा नील को मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। नील ऐसा लड़का नहीं है जैसा तू समझती है, वो किसी के साथ रिलेशन रखे या कोई गर्लफ्रेंड बनाए। वो बहुत ही सीधा है हमारा नील। उसका तो बस एक ही उद्देश्य है कि वो हमेशा रुद्राक्ष को प्रोटेक्ट करे। लड़की पटाना तो नील के बस में ही नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि किसी लड़की को ही नील को पटाना ही पड़ेगा। तो अभी आवनी ने झट से कहा कि कोई और क्यों दादी, क्यों कोई पटाएगी, मैं हूं ना। तो आवनी ने आगे कहा कि दो दादी, आप ही कह रही हो कि नील किसी के साथ अभी रिलेशन में नहीं है, और तो और वो कौन लड़की होगी, हमें सोचना चाहिए। तो दादी ने अभी अवनी को समझाते हुए कहा, अवनी अब तुम सो जाओ, मैं तुमसे सुबह बात करती हूँ और सुबह तक सब कुछ पता करके तुम्हें बता दूंगी नील की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है नील की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं होगी। तो अभी आवनी ने खुश होते हुए कहा कि हाँ दादी, प्लीज़ सुबह से जल्दी ही आप मुझे सब कुछ पता करके बता देना। प्लीज़ दादी, दादी आई लव यू दादी। दादी ने उसके सर पर अपना हाथ रखा और उसके कमरे से जाते हुए कहा, अवनी अब तुम सो जाओ बेटा, बहुत रात हो गई है। तो अभी अवनी बेड पर लेट गई थी, लेकिन वे सोच ही रही थी कि काश ये सच हो कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, नील किसी के साथ रिलेशन में ना हो। इधर दूसरी तरफ रुद्राक्ष जब कमरे के बाहर खड़ा था तो उसने किट्टू को देखा। रुद्राक्ष की किट्टू को देखकर हालत खराब हो रही थी। रुद्र खड़ा होकर बस किट्टू को ही देखे जा रहा था। उसने अपना एक हाथ दीवार पे लगाया, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। नीचे खड़े हुए निहाल और नील ने देख लिया था कि रुद्र अभी कमरे के बाहर ही खड़ा हुआ है, और वो दोनों ही सोचने लगे थे। वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो नील ने अभी थोड़ा सा हैरानी से निहाल की तरफ देखकर कहा कि रुद्र को दोबारा से पैनिक अटैक तो नहीं आया ना? तो निहाल ने कहा कि नहीं, किट्टू ने अपने साथ कुछ तो कर लिया ही होगा। तभी दोनों ही भागते हुए सीढ़ियों से होते हुए सीधा रुद्राक्ष के कमरे तक पहुंचे। तो नील ने कुछ ही सेकंड में अभी रुद्राक्ष को गिरने से पकड़ लिया था। रुद्राक्ष थोड़ा सा बेहोश हो चुका था। निहाल ने अभी कमरे में देखा तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। किट्टू ने अभी कांच का ग्लास तोड़कर अपनी कलाई काट ली थी। किट्टू ने अभी पूरा गाउन को फाड़ रखा था, इसीलिए किट्टू ने रुद्र की एक वाइट शर्ट पहन रखी हुई थी, जो कि खून से एकदम लाल हो चुकी थी। नील ने जब दोनों को देखा तो निहाल की तरफ देखकर कहा, निहाल रुद्र को फिर से ब्लड देखकर पैनिक अटैक आ गया है, अब क्या होगा? जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ, तुम जल्दी से जाओ और डॉक्टर को बुलाओ, मैं इन दोनों को संभाल रहा हूँ। तभी निहाल ने भी टाइम गवाए बिना फटाफट से किट्टू की कलाई पर अपना रुमाल बांध दिया और उसे कस कर पकड़ लिया।
निहाल ने एक हाथ से फ़ोन निकाला और सीधा डॉक्टर को कॉल किया तो डॉक्टर भी 20 मिनट के बाद ही सीधा फार्म हाउस पहुंच गए थे। अभी निहाल और नील दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान थे रुद्र और किट्टू को लेकर। तभी अगले ही पल नील और निहाल सोफे पर बैठे थे और डॉक्टर उनके सामने खड़े हुए थे। डॉक्टर ने कहा कि उस लड़की से नस ठीक से कटी नहीं थी, इसीलिए वो बच गई, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाता उसे बचाना। वो तो उसने ठीक से नस काट नहीं पाई थी। काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह गया है, वैसे आउट ऑफ डेंजर हो चुकी है अब वो। मिस्टर रुद्राक्ष सिंह प्रताप भी अब ठीक हैं, पर आप उनका ध्यान रखें कि वो ब्लड को ज़्यादा ना देखें, क्योंकि ब्लड देखने से उन्हें पैनिक अटैक आ जाता है। ये सब आपको अच्छे से पता है, तो ध्यान रखिए कि वो ब्लड ना देखें, या फिर उन्हें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए कि वो ब्लड देख सकें। तो नील ने कहा कि मैं दोनों का ध्यान रखूंगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन का पेज पकड़ाते हुए कहा कि प्लीज़ आप दोनों का अच्छे से ध्यान रखें, और वो अपनी टीम को लेकर सीधा बाहर की तरफ चले गए। नील और निहाल ने एक राहत की सांस ली। किट्टू को थोड़ा सा बेहोश हो चुकी थी, जो कि अभी कमरे में ही थी। रुद्र किट्टू के कमरे में था। रुद्राक्ष थोड़ी देर बाद होश में आया तो उसने खुद के सामने नील और निहाल को देखा। तो रुद्राक्ष ने कहा, किट्टू कहाँ पर है, तो कैसी है वो? तो निहाल ने कहा कि वो ठीक है और उसने हाथ की नस काट ली थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि सुबह तक उसे होश आ जाएगा, प्लीज़ उसका ध्यान रखें। रुद्र अब काफ़ी हद तक ठीक था। रुद्र उठता है और किट्टू के पास चला गया तो किट्टू अभी बेहोशी की हालत में रुद्र के बेड पर लेटी हुई थी। किट्टू ने रुद्र की वाइट शर्ट पहन रखी थी, जो अभी पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। लेकिन इस बार रुद्र खून देखकर पैनिक नहीं हुआ था, उसने खुद को कंट्रोल कर लिया था। तो निहाल को लगा कि शायद रुद्र फिर से पैनिक होगा, इसीलिए वो रुद्र को किट्टू के पास बैठने से मना करने ही वाला था कि तभी नील ने उसे रोक लिया। और नील, वो अभी खुद को कंट्रोल कर रहा था और करने देना, नहीं तो वो पूरी जिंदगी भर इस डर के साथ ही जिएगा। शायद किट्टू ही इसके दर्द का इलाज हो सकती है। तो निहाल और नील दोनों ही उनको अकेला छोड़कर वहां से चले गए। वो दोनों हॉल में जाकर सीधा सोफे पर सो जाते हैं। तो किट्टू अभी बेहोशी की हालत पर बेड पर लेटी ही हुई थी और रुद्र उसे कुर्सी पर बैठकर देख रहा था। रुद्र को आज केटू को देखकर बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। बेचैनी होने के कारण वो कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाने लगता है। तो नींद तो उसे आ ही नहीं रही थी, कोसों दूर थी उसकी आंखों से नींद। पता नहीं इस समय रुद्र के मन में क्या चल रहा था। तभी उसकी नज़र एक पेपर पर गई, जो अभी जमीन पर पड़ा हुआ था। रुद्र ने वो पेपर उठा लिया। तो रुद्र ने जब उस पेपर को देखा तो उसे समझ आ गया था कि ये किट्टू ने ही सुसाइड नोट लिखा होगा शायद। तभी रुद्र ने उस लेटर को अच्छे से पढ़ना शुरू किया। उस लेटर में लिखा था, रुद्र जी आप ना बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बहुत बुरे, बहुत ही ज़्यादा। आपको सच में हम पर ज़रा सी भी दया नहीं आती। हम मानते हैं कि आपने हमसे शादी करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना हम जैसी लड़की जो बोल नहीं सकती है, उससे भला कौन शादी करता है। हमने पूरी कोशिश की आपको खुश करने की, हमने हर कोशिश की आपका दिल रखने की, पर आप तो ना जाने कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं। आपकी हर बात मानी हमने बिना शिकायत के, वो भी सब कुछ किया जो आप चाहते थे, पर आप तो जैसे पत्थर के हैं, आपका तो दिल पिघलता ही नहीं। आपका दिल नहीं है आपके सीने में। हमने आपके हाथ से थप्पड़ भी खाया है, आपने हमारी हर जगह बेइज्जती भी की है, हमने सब कुछ सह लिया। पर आपको पता है रुद्र जी, हम काम करते करते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है हाथों में, पैरों में, सिर में, लेकिन हम फिर भी आपका बताया हुआ हर काम करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमेशा हमसे खुश हो जाओ और फिर हमसे प्यार से बात भी करो। पर आपने तो हमसे कभी प्यार से बात ही नहीं की और ना ही हमें प्यार से देखा। क्या हम इतने बुरे हैं? क्या हमसे कोई भी प्यार नहीं कर सकता, कोई प्यार से बात नहीं कर सकता? इतने बुरे लगते हैं हम आपको? और अगर आपको हम इतने ज़्यादा बुरे लगते हैं तो आपने हमसे शादी क्यों की? क्यों लेकर आए आप अपने दादा दादी को हमारे घर रिश्ता मांगने के लिए? पापा के साथ आपकी कोई भी दुश्मनी हो, पर हमसे तो कोई भी दुश्मनी नहीं थी ना, लेकिन इसमें हमारी तो कोई गलती भी नहीं है ना।
हमें क्यों आपने इतना ज़्यादा टारगेट किया, हमें क्यों इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, आपने इतना सताया हमें। माई कहती थी रुद्राक्ष बहुत ही गुस्से वाले हैं, लेकिन कोई भी अपनी बीवी पर गुस्सा नहीं निकालता है। लेकिन आप तो सारा का सारा गुस्सा हम पर ही निकालते हैं, मगर क्यों? आपने कभी भी हमसे प्यार से बात नहीं की, बात करना तो दूर, आपने तो कभी हमें प्यार से देखा भी नहीं। अगर हम 4 जगह खड़े हो जाएं तो आप हमें पहचान भी नहीं पाएंगे। क्या सच में ना बोलना इतनी बड़ी कमी होती है? आप हमसे ठीक से बात भी नहीं करते। आपको सोनम जी से शादी करनी थी ना, तो पहले ही कर लेते। हमारी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर दी आपने? आज जो आप हमारे साथ करने वाले थे ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था, जिसे हम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाते। आज तो हमारी कोई गलती भी नहीं थी, हमने तो पहले ही कहा था कि हम पार्टी में नहीं जाना चाहते हैं, मगर आप ही हमें ज़बरदस्ती लेकर गए। और वो लड़का जो हमारे बारे में आपको अनाप शनाप बोले जा रहा था ना, सारी चीज़ें वही कर रहा था और आप अच्छे से सुन रहे थे। हम इतने बेहोश भी नहीं थे। आप उस गंदे लड़के ने हमें ज़बरदस्ती वाइन पिला दी थी और हमें मारा भी था। 3 महीने में आपको एक बार भी हम पर यकीन नहीं हुआ कि हम किसी को सेड्यूस नहीं कर सकते हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि सेड्यूस होता क्या है। वो लड़का ही हमारे बार बार पीछे पड़ा था, हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोले जा रहा था। आज हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आप भी हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। सच में रुद्र जी, आप ना बहुत ज़्यादा बुरे हैं। आपने हमें स्विमिंग पूल में फेंक दिया। आपको पता है हमें कितनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी, हमें पानी से डर लगता है, फिर भी हमने आपको कुछ भी नहीं कहा। कहते भी कैसे, हम तो बोल ही नहीं सकते हैं ना। यही तो सबसे बड़ी गलती है हमारी। उसके बाद भी आपका मन नहीं भरा तो आप सीधा हमारे साथ ज़बरदस्ती करने के लिए तैयार हो गए। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आए? आप इतना ज़्यादा बुरे हैं। आप 3 महीने में पहली बार हमारे करीब आए, वो भी इस तरह से। आप बहुत ज़्यादा बुरे हैं। हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा। हम आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। हम चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। आपने ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं हम आज ही। ना हम जिएंगे और ना ही हमें आप टॉर्चर कर पाएंगे। आपको पता है रुद्र जी, लड़कियों की जब शादी होती है तो उनके बहुत सारे अरमान होते हैं। हमारा तो एक भी अरमान पूरा नहीं किया आपने। हमसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है अब। हमें बहुत तकलीफ़ होती है। हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं रुद्र जी। बस आप अपना अच्छे से ख्याल रखना, और अब आप किसी और से शादी करें तो उसे प्लीज़ प्यार से रखना, प्यार करना, नहीं तो वो भी हमारी तरह अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगी। ठीक है रुद्र जी, आज से हम आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। रुद्राक्ष ने ये लेटर पढ़ा तो उसकी आंखों से पानी आ गया। रुद्राक्ष ने अपनी आंखों के पानी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे रुद्राक्ष की आंखें तो आज उसकी बात मान ही नहीं रही थी। रुद्राक्ष ने महसूस किया उस लेटर में जो किट्टू ने अपना दर्द बयां किया था, वो दर्द जो पिछले 3 महीने से वो अपने दिल में लेकर बैठी हुई थी। लेटर में इतना दर्द था कि रुद्र 1 मिनट के लिए भी सोमनाथ से दुश्मनी भूल गया था। उसे तो अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र प्रताप सिंह भी ऐसा हो सकता है। रुद्र ने अपनी आंखें साफ की और फिर किट्टू के पास जाकर उसके माथे को किस किया और फिर पीठ के बल उसके बराबर में आकर लेट गया और अपना सीधा हाथ उसके पेट पर रखकर सो गया। रुद्र को आज अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जब किट्टू ने अपना दर्द उसे बयां किया, तभी सुबह नील और निहाल जब उठे तो वे दोनों ही सोफे पर थे। उन्हें याद आया कि कल रात वो दोनों बात करते करते सो गए थे। नील उठता है और रुद्र के कमरे की तरफ जाने लगता है, तो निहाल भी अभी उसके पीछे पीछे ही जाने लगा। दोनों ने जब देखा कि रुद्र अभी पीठ के बल लेटा है और उसका एक हाथ किट्टू के कमर पर है, तो निहाल ने जल्दी से फ़ोन निकाला और उन दोनों की एक दो पिक क्लिक कर ली। नील ने कहा, यार ये तू इनके प्राइवेट मोमेंट में इतना ज़्यादा इंटरफेयर क्यों करता रहता है? क्यों इनके बार बार क्लिक करता है फ़ोटोज़ को? कहीं अगर रुद्र ने देख लिया तो निहाल ने कहा कि अरे मुझे पता है यार, रुद्र को इन पिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। नील निहाल ने दोनों को देखा तो चैन की सांस लेता है। फिर वो दोनों ही नीचे आकर नाश्ता बनाने लगते हैं। दोनों ने नाश्ता बनाया और दोनों ही रुद्र के कमरे की तरफ चले गए उन दोनों को लिए बुलाने के लिए। नील ने रुद्र को जगाया। जब रुद्र की आंखें खोली तो उसने देखा कि नील और निहाल दोनों ही एक
नाश्ते की प्लेट हाथ में लिए खड़े हुए हैं। तभी धीरे धीरे किट्टू को भी अब होश आने लगा था। किट्टू को जब पूरी तरह से होश आया तो उसने देखा कि रुद्र, निहाल और नील को अपने सामने खड़ा पाया तो वो थोड़ा सा डर गई। तभी थोड़ी देर के बाद उन्हें देखने के बाद किट्टू पूरी तरह से होश में आई तो उसने देखा कि उसके थाई से नीचे तक पैर दिख रहे थे। किट्टू ने बिना एक सेकंड गवाए जल्दी से ब्लैंकेट से अपने पूरे पैरों को अच्छे से कवर कर लिया और ये सब देखकर रुद्र, निहाल और नील को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो ऐसे किट्टू के कमरे में आ गए थे, वो भी बिना उसकी इजाज़त के। लेकिन तभी उनके पास सेकंड ऑप्शन भी नहीं था तो नील ने अभी किट्टू के सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा सब ठीक है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। तुमने जो कल रात को किया था ना, वो बहुत ही गलत किया था। तुमने ऐसा क्यों किया तुमने ऐसा, बोलो। तभी तुम्हें ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हारे बिना ये सब लोग कैसे रहेंगे? अपने नील भैया के बारे में भी नहीं सोचा? क्या मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है जो तुम अपने आप को ख़त्म करने चली थी? बोलो किट्टू, कमज़ोर लोग अपने आप को ख़त्म करते हैं, तुम्हारे जैसे स्ट्रांग लोग नहीं। और किट्टू, तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो ना, जिसने रुद्राक्ष का गुस्सा 3 महीने तक झेल लिया है। वो भी लड़की तो बहुत ही मजबूत हो सकती है ना वो लड़की। तो किट्टू ने अभी अपने दोनों हाथों से नील का हाथ पकड़ा और वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो नील ने अभी उसे चुप करवाया और कहा कि किट्टू प्लीज़ चुप हो जाओ और आज के बाद ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हारा नील भैया को काफ़ी ज़्यादा दुख हो, ठीक है? नील ने अभी आगे कहा कि चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो। नील की बात सुनकर किट्टू की आंखों में फिर से पानी आ गया। तो नील ने अभी किट्टू को चुप कराते हुए कहा, बस बस बहुत हो गया किट्टू, प्लीज़ अब तुम बिल्कुल भी नहीं रोगी। अगर तुमने रोया ना तो तुम्हारा नील भाई भी रोने लगेगा। किट्टू को कोई भी नहीं रुलाएगा आज के बाद, रुद्राक्ष भी नहीं। ये बात नील ने रुद्राक्ष को देखकर गुस्से में कही थी। तभी थोड़ी देर बाद चारों ने नाश्ता करने के लिए बेड पर बैठ गए। नील ने अपने हाथों से किट्टू को नाश्ता कराया, फिर किट्टू भी चुपचाप से नाश्ता कर रही थी। तभी रुद्र ने किट्टू की प्लेट से पराठे का एक टुकड़ा उठा लिया और फिर खाने लगा। जैसे ही रुद्र ने वो टुकड़ा खाया तभी के तभी थूक दिया और निहाल की तरफ देखते हुए कहा कि ये पराठा किसने बनाया है? वो भी इतना जला हुआ, सारा का सारा नमक इसी में ही डाल दिया है क्या? जब किट्टू खाना बनाएगी तो वह नमक को कहाँ से लाएगी? फिर नील ने भी थोड़ा सा पराठा खाया तो उसने भी थूक दिया। नील थोड़ा सा गुस्से में, नमक में आटा मिलाया था या फिर आटे में नमक? बता निहाल, तूने ये क्या किया है? तो इतना नमक तूने कहीं नमक ही तो नहीं गूंद दिया है आटे में? तो निहाल ने भी एक छोटा सा बाइट खाया तो उसने भी जल्दी से थूक दिया क्योंकि सच में नमक का ही पराठा लग रहा था। सच में वो पराठा बहुत ही ज्यादा बुरा था। नील बोलता है, किट्टू तुम तो बस चुपचाप से खाए जा रही हो, तुमने एक बार भी नहीं कहा कि ये पराठा अच्छा नहीं है, कैसे खा सकती हो तुम? तभी रुद्राक्ष और नील दोनों ने ही निहाल को गुस्से से देख रहे थे। तो किट्टू अभी थोड़ा सा हंस जाती है और निहाल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि किट्टू, ये दोनों मुझ पर इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ ना, मैं किचन थोड़ी ना संभालता हूँ जो अच्छा सा खाना बनाकर तैयार कर दूंगा। मैंने तो बस तुम्हें उस दिन कहा था ना कि मैं किचन नहीं संभालना आता है मुझे, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके ये पराठे बनाए हैं और अब ये दोनों मुझ पर ही चिल्ला रहे हैं। नील ने निहाल की तरफ देखकर कहा, एक काम भी ढंग से नहीं होता है तुझसे, आज तक तूने कुछ भी किया है क्या जो आज ये पराठे बना पाएगा? फिर निहाल ने ब्रेड लिया और उस पर जैम लगाकर किट्टू को दे दिया तो किट्टू ने वो भी खा लिया। नाश्ता करने के बाद नील ने कहा कि बच्चा अब तुम फ्रेश हो जाओ और फिर गार्डन में हम सभी लोग बैठेंगे, आज से तुम कोई भी काम नहीं करोगी, ये मैं कह रहा हूँ नील। तभी उसने ये सब बातें रुद्र को देखकर ही कही थी ताकि रुद्र अब किट्टू से कोई काम ना कराए। रुद्र ने अपनी आंखें नीचे कर ली। निहाल ने भी नील की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ किट्टू, आज के बाद अब कोई भी काम नहीं करोगी तुम, बस गार्डन में बैठोगी, तभी नील की तरह ही इधर उधर घूमोगी और हाँ कुछ काम नहीं करोगी तुम भी। तो नील ने भी गुस्से से निहाल की तरफ देखते हुए कहा, ऐसे कह रहा है जैसे मैं कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ, जैसे तू तो पत्थर तोड़ता है ना? तो निहाल बोलता है, आज से सारे काम कौन करेगा? रुद्र प्रताप सिंह ना? तो रुद्र अभी निहाल की तरफ देखते हुए गुस्से में घूर रहा था। तो रुद्र प्रताप सिंह करेंगे मतलब कि सर्वेंट करेंगे, नौकर करेंगे, किट्टू भी नहीं करेगी। तो अगले ही पल नील और निहाल और किट्टू सीधा गार्डन में आकर बैठ जाते हैं और रुद्र भी स्टडी रूम में था।
तो रुद्र ने अभी किट्टू का लेटर न जाने कितनी बार पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी वो बार बार किट्टू का लेटर ही पढ़े जा रहा था। पता नहीं क्यों रुद्र को आज ऐसा लग रहा था कि जैसे लेटर पढ़ने से उसका गुस्सा कंट्रोल हो रहा है, इसीलिए वो लेटर को बार बार पढ़ रहा था। तभी गार्डन में बैठे तीनों बातें ही कर रहे थे तो नील ने किट्टू को हंसाने के लिए जानबूझकर निहाल की तरफ देखकर कहा कि किट्टू, पता है निहाल की एक गर्लफ्रेंड थी तो बेचारी पांडा से मुंह की, पर फिर भी निहाल का दिल चुरा ले गई थी। नील बोलता है कि अच्छा निहाल, बता ना कि क्या नाम था उसका। तभी निहाल हंसते हुए बोलता है कि सूंडी। तभी नील बोलता है कि अबे सूंडी नहीं, सोफी नाम था उसका। अब निहाल का स्कूल तभी खत्म ही हुआ था किट्टू। अब ना निहाल बाइक उठाता है और उसके घर के चक्कर लगाना स्टार्ट करता है। 1 से 2 3 दिन रोज उसकी गली के बाहर बाइक लेकर पहुंच जाया करता था। एक दिन दादी ने देख लिया था कि शाम के टाइम निहाल बाइक उठाता है और फिर निकल जाता है। तभी दादी, जो हमेशा हम सब की राजिया सुल्तान रहती थी, दादी ने ड्राइवर से कहकर निहाल का पीछा करने के लिए कह दिया। अब दादी ने निहाल का पीछा किया तो उन्हें पता चल गया था कि निहाल अभी किसी लड़की के घर के बाहर चक्कर लगाता है और बाहर बाइक लेकर खड़ा रहता है। तभी दादी ने तब तो कुछ नहीं कहा था निहाल से, मगर कुछ ही दिन के बाद दादी, दादिया, नव्या, अवनी और शुभ पांचों पुश्तैनी हवेली चले गए थे और कहने लगे कि 2 से 3 दिन के बाद ही आएंगे। अब घर में तो कोई नहीं था, मैं और रुद्र और निहाल तीनों ही थे। तभी निहाल ने मौके का फायदा उठाया और फिर अगरबत्ती को जैसे तैसे पटक कर घर में लेकर आ गया और इसने अगरबत्ती से कहा कि आज तो मैं तुम्हें लंच अपने हाथों से बनाकर ही खिलाऊंगा। वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी कि आज तो निहाल के हाथों का बना बनाया खाना खाएगी। मगर अब तुमने निहाल के खाना तो देखा ही है ना, तो ये कितना फेमस कुक है। तो ऐसे ही वो सुंडी घर तो आ गई थी ना, मगर अब निहाल सोचने लगा था कि वो क्या बनाए, क्योंकि उसे तो कुछ आता ही नहीं था। मगर फिर भी मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे, इसीलिए मैं भी रूम में स्टडी कर रहा था और फिर ये गया रुद्र के पास। रुद्र को कौन सा खाना बनाना आता है, उसे भी बस चावल बॉईल करना ही आता था, इसीलिए उसने भी बॉईल कर दिया और ठीक से मैं चावल बॉईल कर दूंगा बोलता है, बाकी तू देख लियो। तभी रुद्र ने चावल को बॉईल करके निहाल को दे दिए तो निहाल ने भी चावल 4 प्लेट में अलग अलग निकाल दिए थे और एक में टमाटर काट दिया था, एक में प्याज काट दिया और फिर एक में पनीर काट दिया और एक में थोड़ा सा नमक मिर्च मिलाकर उसके सामने ही रख दिया। तभी चावल को देखकर उस सोफी का तो मुंह बन ही गया। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ये स्पेशल डिनर उसे मिलेगा। अगरबत्ती मतलब सोफी ने कहा कि निहाल, तुम्हें तो बस चावल बनाने ही आते हैं। तो निहाल ने भी बड़ा स्टाइल मारते हुए कहा, यस सोफी, ये कोई आम चावल नहीं है, ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली सीखे हैं और अच्छे से मंगवाए हैं। तभी अगरबत्ती ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और जैसे तैसे थोड़े से चावल खा लिए। फिर निहाल उसे घर छोड़ने जाने लगा। तभी गार्डन तक ही पहुंचा ही था कि तभी दादा दादी की कार आकर वहां पर रुक जाती है। जब दादी ने निहाल और सोफी को बाइक पर बैठे हुए देखा तो वो जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरकर गार्डन में पड़ा हुआ एक डंडा उठा लेती हैं और बस फिर क्या था, निहाल बाइक से उतरकर भाग गया और दादी उसके पीछे पीछे चली गई। तो दादी ने अभी निहाल को पकड़ लिया था और 2-4 डंडे उसे कस कर मार दिए थे। तभी सोफी के सामने अभी दादी ने इतना ही इसका मार मार के हाल बंदर जैसा बना दिया था कि दादी ने गुस्से में कहा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम दोनों की जिम्मेदारियां मुझे दी हैं और तू यह लड़कियों को बाइक पर घुमाता फिरता है। आज तो तेरी खैर नहीं, आज तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ ही दूंगी, आज तेरी ये बाइक ही तोड़ दूंगी। तभी दादी ने निहाल की बाइक तोड़ दी और उसके बाद से निहाल मेरी बाइक से कॉलेज जाने लगा। यह सारी बातें सुनकर किट्टू, निहाल और नील तीनों ही काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं। किट्टू को आज बहुत अच्छा लग रहा था। तभी रुद्र इन तीनों को हंसता हुआ देख रहा था। रुद्र भी दिल ही दिल खुश हो रहा था, लेकिन हंस नहीं रहा था। उसके दिमाग में अभी भी वो लेटर वाली बातें ही घूम रही थी। निहाल ने भी नील की तरफ देखकर कहा, किट्टू तुम्हें नील की बात बताऊं? तो नील की भी एक गर्लफ्रेंड थी। नील ने भी बात काटते हुए कहा कि हाँ हाँ, और उसका नाम था अवनी। तो किट्टू, अभी तुम्हें पता है ना कि अवनी कौन है?
तो निहाल की बहन ही है ये। और ये बोलकर नील भागने लगता है और फिर निहाल उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा। जब किट्टू ने उन दोनों को ऐसे बच्चों की तरह लड़ते हुए देखा तो किट्टू काफ़ी ज़्यादा हंसते हंसते जैसे पागल हुई जा रही थी। आज पहली बार किट्टू खुलकर हंस रही थी। उसे ये सारी चीज़ें बहुत अपनी सी लग रही थी। हंसते हंसते उसकी आंखों में एकदम से पानी भी आ गया था, लेकिन उसकी हंसी बंद नहीं हुई थी। हंसते हुए किट्टू काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी रुद्र भी दूर से खड़ा हुआ किट्टू को ही हंसते हुए देख रहा था। रुद्र को बहुत अच्छा लग रहा था किट्टू को ऐसे हंसता हुआ देखकर। कहीं ना कहीं रुद्र को उसकी हंसी सुकून दे रही थी। तभी रुद्र ने नोटिस किया कि किट्टू ने हंसते हंसते अपना हाथ कुर्सी के हैंडल में मार दिया है और उसके हाथ से खून आने लगा है। तभी रुद्र जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेता है और फिर उसने किट्टू को हाथ को पकड़ लिया था। और जैसे ही किट्टू को महसूस हुआ कि उसका हाथ अभी किसी ने पकड़ लिया है तो उसने रुद्र की तरफ घूर कर देखा। तो रुद्र की तरफ देखकर उसे थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने अपना हाथ जल्दी से वापस खींच लिया। तो किट्टू की इस हरकत पर अभी रुद्र को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने दोबारा से किट्टू का हाथ जोर से पकड़ लिया तो किट्टू ने फिर से अपना हाथ खींच लिया। रुद्र ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया तो लेकिन इस बार रुद्र ने अपनी पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत बनाई थी कि किट्टू अपना हाथ नहीं छुड़ा सकी। रुद्र ने उसके हाथ की पट्टी खोली जिससे खून निकल रहा था, मगर फिर भी रुद्र ब्लड देखकर इस बार पैनिक नहीं हुआ था। उसने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स खोला और उसने बहुत ही आराम से किट्टू के बैंडेज चेंज कर दी। नील और निहाल अभी दूर से उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। तभी नील ने कहा कि एक तो बोल नहीं सकता है और एक तो गुस्से में ही नहीं बोलेगा, क्या होगा इन लव बर्ड्स का। तभी निहाल ने अभी नील की तरफ थोड़ा मजाकिया अंदाज में लड़की की आवाज़ में कहा, EGOG हम ना कहेंगे, हम तो इशारों में ही बातें करेंगे। तभी निहाल और नील दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं। वो दोनों किट्टू और रुद्राक्ष को देख रहे थे। तभी नील की नज़र मेन गेट पर गई जहां पर अभी रुद्र के दो बाउंसर एक आदमी को लेकर खड़े हुए थे। उनमें से एक बाउंसर ने नील को इशारा किया, लेकिन तभी नील का फ़ोन रिंग हुआ और नील ने फ़ोन उठाकर देखा तो फ़ोन दादी का था। नील फ़ोन रिसीव करने के लिए दूसरी तरफ चला गया और उसने एक हाथ से बाउंसर को वहीं रुकने के लिए कहा। तो नील अभी बोलता है कि हेलो दादी, कैसी हो आप। तभी दादी बोलती है कि मैं ठीक हूँ, तू कैसा है। तो निहाल ने कहा कि दादी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दादी ने कहा कि मैंने सुना है कि फार्म हाउस पर कोई लड़की भी है। तो नील ने कहा कि हाँ, पता है किससे सुना है आपने। तभी अवनी से सुना ही होगा ना आपने। तो दादी ने कहा कि जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, वो कौन लड़की है। तभी नील ने कहा कि दादी आप उसकी बातों में आ रही हो, आप उसे समझाओ। तो दादी ने कहा कि मैं पहले मेरी बात का जवाब दो, वो लड़की कौन है। तभी नील ने कहा कि दादी वो पटेल साहब की बेटी सोनम है, पर अभी फ़िलहाल के लिए वो यहाँ पर नहीं है। तो दादी ने कहा कि पटेल की लड़की वहाँ पर क्यों रह रही है, आखिर तुम दोनों ने वहाँ पर उसे क्यों रखा है। तो नील ने कहा कि दादी ये सब आप प्लीज़ रुद्राक्ष से ही पूछना, मुझे नहीं पता। तो दादी ने कहा कि तेरे और सोनम के बीच कुछ चल रहा है क्या। तो नील ने कहा दादी आपको ये सब कुछ अवनी ने पूछने के लिए कहा है ना। तो दादी ने कहा कि तुम मुझसे पहले जो मैं पूछ रही हूँ वो बताओगे, समझे। तो नील ने कहा कि दादी अवनी को बहुत ज़्यादा गलतफहमी हुई है, मेरे और सोनम के बीच में कुछ भी नहीं है। तो नील ने कहा दादी आपको अवनी को समझाना चाहिए, आप तो उल्टा अवनी की बातों में आकर मेरे और सोनम के बीच के रिश्ते को और भी ज़्यादा कंफर्म कर रही हैं। दादी प्लीज़ आप उसकी बातों में मत आइए। दादी आप उसे समझाओ कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो अवनी मुझसे अभी 9 साल छोटी है, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हूँ, आप समझती क्यों नहीं है दादी। तो दादी ने कहा कि बस अब प्यार के बारे में तू मुझे मत समझा, तेरे दादाजी भी मुझसे 8 साल बड़े हैं। तो नील ने कहा कि दादी प्लीज़ बातों को समझने की कोशिश करो आप, मैं अपने प्यार के चक्कर में मैं अपने दोस्त को नहीं खो सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं अवनी से प्यार करूँगा तो निहाल मुझसे नफरत करेगा। दादी अवनी बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा, मैं उसे डिज़र्व नहीं करता हूँ, वो मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा लड़का डिज़र्व करती है, आप समझती क्यों नहीं है। आप उसे समझाएंगी तो वो समझ जाएगी। नहीं दादी। तभी दादी ने कहा नील तुम्हें कभी ना कभी तो शादी करनी ही है ना, तो फिर अवनी से ही क्यों नहीं कर लेता। तो नील ने कहा
कि दादी अवनी से नहीं करनी मुझे, आप समझो मैं निहाल को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ निहाल और रुद्राक्ष को ही मानता हूँ। प्लीज़ दादी अवनी को समझाओ। अच्छा दादी मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। ये कहकर नील ने जल्दी से फ़ोन को कट कर दिया। तभी नील इस बात से अभी काफ़ी ज़्यादा अनजान था कि उसकी और दादी की सारी बातें निहाल ने भी सुन ली थी, लेकिन तभी निहाल अभी चुप ही रहा था और कुछ भी नहीं बोला। तो इधर दूसरी तरफ जब रुद्राक्ष ने किट्टू के बैंडेज कंप्लीट कर दी तो उसकी नज़र अभी कोहिनी से थोड़ा ऊपर गई। उसने देखा कि वहां पर अभी नीला निशान है, तो किट्टू को महसूस हुआ कि रुद्र उसके हाथों को देख रहा है, तो उसने जल्दी से अपने दुपट्टे से कवर कर लिया। लेकिन तब भी रुद्राक्ष समझ गया था कि वह निशान हो ना हो वो विराट के मारने से ही लगा होगा। तभी अभी दोनों बाउंसर उस आदमी को लेकर आए थे, तो निहाल ने अभी उस आदमी को देखा तो उसे समझ आ गया था कि ये वही वेटर है जिसने कल रात किट्टू के बारे में सारी चीज़ें बताया था। तो रुद्राक्ष ने अभी बाउंसर को देखकर नील को इशारा किया और फिर वो किट्टू को यहाँ से ले जाए। तभी नील किट्टू को गार्डन से अंदर की तरफ ले आया और रुद्र उस आदमी के पास आया और बोलता है कि हाँ तो बताओ मुझे। पर वो वेटर बहुत ही बुरी तरीके से अभी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। उस वेटर ने अभी हाथ जोड़कर कहा कि साहब मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, आप हमें यहाँ पर क्यों उठाकर लाए हैं? मैंने तो आपकी मदद ही की है, मैंने सारी बातें आपको कल ही बता दी थी साहब। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ साहब, बाल बाल बच्चे वाला इंसान हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी रुद्र ने अभी आराम के साथ कहा कि देखो मैं तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ पर नहीं लेकर आया हूँ, मुझे बस तुमसे कुछ बातें जाननी है और कुछ बातें करनी है, बस मुझे उसके जवाब चाहिए। तो वेटर ने डरते हुए कहा कि साहब मुझसे क्या बात करनी है आपको? तभी रुद्र ने कहा कि ठीक है चलो वहाँ चलकर बात करते हैं। रुद्र उसे गार्डन की दूसरी ओर लेकर चला गया और कहा कि चेयर पर बैठ जाओ। तो वेटर भी चेयर पर बैठ गया और रुद्र ने वेटर की तरफ देखकर कहा कि कल रात क्या हुआ था, मुझे सारी चीजें बताओ, मुझे सब कुछ सही से बताना, जो कुछ भी वहां पर हुआ था। तुमने विराट और किट्टू को देखा था ना, तब वो क्या कर रहे थे? वेटर ने डरते हुए कहा कि साहब वो लड़का, उसने मुझे कहा था कि इस कमरे की बेडशीट चेंज कर दे, तो जब मैं वापस बेडशीट चेंज करने के लिए आया तो कमरा बाहर से बंद था। मैंने उसे बाहर से खोला तो उसे देखा कि वो लड़का उस लड़की को गलत बातें बोल रहा था। तो रुद्राक्ष ने कहा कि क्या गलत बातें बोल रहा था वो उसे? रुद्राक्ष ने कहा कि क्या गलत बातें बोल रहा था? तो वेटर ने कहा कि साहब यही कह रहा था कि तुम्हारे पति को बोल्ड लड़कियां पसंद है, तुम्हारे जैसी डरी सहमी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हारे अंदर जरूर कोई ना कोई कमी तो जरूर होगी जो रुद्राक्ष तुम्हारे पास नहीं आता है। साहब उस लड़के ने लड़की को पहले तो थप्पड़ मारा, फिर उसने बेल्ट से भी उसे मारा और साहब उस बच्ची को दारू भी पिला दिया। वो तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, फिर भी मैं उसे संभालने के लिए गया तो उस लड़के ने मुझे आंखें दिखाकर भगा दिया, तो मैं भी वहां से भागकर आपके पास आ गया। तो रुद्राक्ष ने कहा कि ठीक है तुम जा सकते हो। तो वेटर अभी उठकर जाने लगा, तभी रुद्राक्ष ने थोड़ा तेज आवाज में कहा कि निहाल इसके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। तब वेटर ये सुनकर एकदम से रुक गया और वापस आकर कहने लगा नहीं नहीं साहब, पैसे नहीं चाहिए हमें, वो लड़की भी मेरी बेटी जैसी है। तो निहाल ने कहा कि रख लो भाई, कोई बात नहीं रख ले, मुझे तुझ पर तरस नहीं आ रहा, बस तेरी ईमानदारी पर मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ। तुझे नहीं पता तूने क्या किया है, रुद्र प्रताप सिंह की जान बचाई है तूने। रुद्र ने निहाल को गुस्से से देखा, जैसे वो कह रहा हो कि कभी तो कभी ये मुंह बंद ही कर लिया करे, नहीं तो मेरा गुस्सा इस पर बेवजह ही निकल जाता है। रुद्र और नील दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे। वो वेटर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों देखना बाकी है कि इस कहानी में अब कौन सा ट्विस्ट आने वाला है। तो दोस्तों क्या रुद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया है? क्या वो पूरी तरह से अब किट्टू को अपना लेगा या फिर वो सोमनाथ की दुश्मनी फिर से किट्टू पर निकालेगा? ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।